हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक के साथ साथ प्लस जेईई की क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर। तो जो लोग पॉलिटेक्निक की क्लासेस करना चाहते हैं, जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर विजिट कीजिए। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि तभी हम समझेंगे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि कल हमने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में वीडियो की क्वालिटी वो क्या हो गई, डिस्क्रीज हो गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया। तो आप लोग कमेंट करा करिए, ताकि हमको पता चल सके कि वीडियो में क्या कमी है, उसको हम सुधार कर सकें। ठीक है। उसके बाद अब हम आप लोगों को बता दें, इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक की सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर की क्लास चल रही हैं। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग क्लास कीजिए। आज से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। और अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा हमने कल इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो फोर्थ सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है, इरिगेशन इंजीनियरिंग का, हमने पहला वीडियो अपलोड किया था जिसको इंट्रोडक्शन। तो आज हम इसमें जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मेरा कल पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन था, पूरा समाप्त हो गया था जितना बाय टू द डिप्लोमा सिलेबस के हिसाब से। और इसमें जो हमारे जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दोनों में सिलेबस मिक्स है, तो उसको तो मैं बताते जाता हूँ। और बाकी जो ये चैप्टर, दूसरा चैप्टर जैसे समाप्त होगा, पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी एक वीडियो लास्ट में हम अलग से देंगे। और इसलिए और बाकी जानकारी हम वीडियो के लास्ट में देंगे। आप लोग देखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा जो दूसरा चैप्टर है, हमारा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, फसलों के लिए जल की मांग, यानी फसलों के लिए जल की क्या आवश्यकता है या क्या मांग है, उसके बारे में हमको देखना है। तो हमारा जिसमें पहली हेडिंग हमारी इसमें क्या है, पहली हेडिंग हमारा है प्रिंसिपल क्रॉप इन इंडिया, भारत की मुख्य फसलें, यानी भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में, आपके पॉलिटेक्निक के सिलेबस में भी है, और उसके बाद से उसमें हम आपके जेईई के सिलेबस में भी है। ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं पहले। तो भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी। पहला हमारा व्हीट हो गया यानी गेहूँ हो गया। दूसरा चावल हो गया यानी राइस, चना हो गया यानी ग्राम, मक्का यानी माइज हो गया। फिर हमारा क्या होगा, ज्वार हो गया, ग्रेट मिलेट हो गया, माइलेट। फिर बाजरा हो गया, स्पिगेट माइलेट हो गया, जौ हो गया, बरेली जिसको कहते हैं, दाल हो गया, हमारा पल्स हो गया। फिर सरसों हो गया, मस्टैंड हो गया। फिर हमारा अलसी हो गया, लिजेंड हो गया। फिर हमारा अरंडी कस्टोर हो गया। फिर तिल हो गया, सिम्स हो गया हमारा। फिर चेरी हो गया, माइलेट हो गया। फिर हमारा मूंगफली हो गया, ग्राउंड नट जिसे कहते हैं। तो ये हमारे भारत की मुख्य फसलें हो गई। फिर उसके बाद भारत की मुख्य फसलें हमारे हो गई। अब हमारे भारत की मुख्य फसलें हो गई। अब हम इस जो हमारे फसलें हैं, इसके थोड़ा और हम विस्तार से देखते हैं। इतना तो हम से लिखने से काम चलेगा नहीं। अब हम इसमें थोड़ा इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उपयोग के आधार पर फसलें, क्रॉप क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द कंजप्शन। तो उपयोग के आधार पर फसलें दो वर्ग में रखा जाता है। पहला हमारा हो गया खाद्य फसलें, जिसे हम फूड क्रॉप कहते हैं। ये फसलें सामान्य लोगों के लिए खाने के काम में आती हैं। ऐसी फसलें होती हैं जो हम खाने के उपयोग में करते हैं, मतलब एक तरीके से कहा सकता है, उसको हम व्यवसाय नहीं करते, उसको बेचते नहीं है। जैसे हमारा हो गया, जहाँ पे वो चीज़ें कम उपलब्ध होती हैं, तो खाने वाली फसल हो गई। जैसे हमारा चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, जौ हो गया। तो ये हमारी क्या होती हैं, खाने की फसलें। ऐसी फसलें जो खाने के उपयोग में लाई जाती हैं, वो क्या हमारे खाद्य फसलें यानी फूड क्रॉप कहलाती हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा है हमारा नकदी फसलें, कैश क्रॉप होता है। ये फसलें खाद्य फसलों के अतिरिक्त होती हैं। किसान लोग अपने खर्चे पूरा करने के लिए इन्हें बेचने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी जो किसान लोग होते हैं, अपना व्यवसाय करने के लिए फसलों को बोते हैं। ये फसलें कौन कौन सी हैं, पहला गन्ना हो गया हमारा, चाय हो गया, कपास हो गया, रबर हो गया, सेन हो गया, काफ़ी और वो काफ़ी हो गया। आप लोग जैसे जानते हैं, गन्ना से भी हमारा गन्ना काफ़ी उत्तर प्रदेश में काफ़ी उत्पादन होता है, जो किसान लोग हैं उसको बेच के काफ़ी अर्निंग करते हैं। और इसी प्रकार से तंबाकू का व्यवसाय किया जाता है, रबर का किया जाता है, कपास, काफ़ी। तो ये हमारी चीज़ें हो गई। ठीक। जो हमारी नकदी फसल है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो नकदी फसल है, ये क्या कहते हैं, जेईई एग्जाम में जो हमारा पाला होता है, प्री होता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि गन्ना दे देगा, धान दे देगा, गेहूँ दे देगा, इनमें से कोई नहीं, कौन सी नकदी फसल है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब हमारा उपयोग के आधार पर फसल हो गया। अब इसमें थोड़ा और विस्तार से हम देखते हैं। इसमें थोड़ा विस्तार से देखने से पहले इसमें जो हमारा क्या है, उत्तर तथा मध्य भारत राज्य की मुख्य फसलें, यानी जो उत्तर तथा मध्य भारत है, उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी फसल बोई जाती है, उसके बारे में हमको देखना है। उत्तर तथा मध्य भारत में देखना था, मतलब उत्तर साइड में। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो जो हमारा उत्तर तथा मध्य भारत में भारत की मुख्य फसलें कौन सी होती हैं, मेन क्रॉप नॉर्थ एंड सेंट्रल।
तो सबसे पहला हम देखते हैं हमारा जो राज्य है जम्मू कश्मीर। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो इस प्रदेश का अधिकतर भाग पर्वतीय है, घाटी के समतल क्षेत्रों में गेहूँ बोया जाता है। यानी कहने का मतलब जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की भूमि ऊबड़ खाबड़ है, पर्वतीय है, वहाँ पे पत्थर हैं, तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, और जो इसके घाटी यानी तलहटी होती है, मतलब पहाड़ या पहाड़िया के नीचे होते हैं, वहाँ पे गेहूँ बोया जाता है। ठीक, गेहूँ की खेती होती है। उसके बाद वहीं पर जौ की खेती होती है, हमारा चावल की खेती होती है। इतना खेती क्या होती है हमारा जम्मू कश्मीर होती है। फिर हमारा दूसरा है हिमाचल प्रदेश। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, यह प्रदेश भी पहाड़ी है, पर्वतीय ढालों पर फल तथा चाय की उपज होती है, यानी यह भी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे जो मतलब कि हमारे क्या चावल हो गया, जौ, ज्वार, आलू की खेती की जाती है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा राज्य हो गया हमारा पंजाब तथा हरियाणा प्रदेश। इसमें इन प्रांतों में प्रायः सभी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। यह एक ऐसा प्रांत है जिसमें सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो जैसे हो गया गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, कपास, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, दालें, ETC इतनी फसल उगाई जाती हैं। फिर उसके बाद से उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में अन्य प्रांतों की तुलना में यह प्रांत बहुत बड़ा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश प्रांत सभी जितने भी प्रांत होते हैं सभी राज्यों में से सबसे बड़ा है। तो उत्तराखंड में फलों के अतिरिक्त चावल हो गया, मक्का हो गया, जौ की खेती की जाती है। अब गंगा जमुना की जलोढ़ भूमि में गेहूँ, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, गन्ना, मटर, दाल, सरसों आदि की खेती की जाती है। अब जो हमारा राजस्थान है, वो राजस्थान में जैसा जानते हैं वर्षा बहुत कम होने के कारण यह राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान में वर्षा कम होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत रेतीली भूमि है, जिसे रेगिस्तान का जहाज़, क्योंकि ऊँट वगैरह वहीं बोते हैं, वहाँ पर बालू की मात्रा अधिक होती है। तो वहाँ भी ऐसा बात नहीं है, खेती की जाती है, लेकिन वहाँ के लोग केवल अपने उपयोग के लिए, अपने दैनिक जीवन के यापन के लिए ही खेती कर पाते हैं, ना कि व्यवसाय करने के तरीके से नहीं करते हैं। और व्यवसाय उनका कुछ अलग होता है। और अब उसके बाद हमारा फिर है भाखड़ा नांगल परियोजना तथा नहरों के निर्माण से राजस्थान में कई प्रकार की फसलें गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, कपास का उत्पादन होने लगा है। वहाँ पे कृत्रिम वर्षा, तो वहाँ पे जानते हैं कि नेचुरल वर्षा तो बहुत कम ही होती है, वहाँ पे बारिश कम होती है, लेकिन लोग कृत्रिम मतलब कि कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वहाँ पे, वहाँ से नहरें निकाली गई हैं, जिसमें राजस्थान में कई प्रकार की फसलें गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, कपास, चावल की खेती की जाती है। भाखड़ा नांगल परियोजना पर एक बड़ी नहर निकाली गई है, उस नहर के माध्यम से लोग सिंचाई करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। फिर हम देखते हैं बिहार में, देखते हैं गेहूँ, चावल, सरसों, तंबाकू की खेती की जाती है, मक्का, ये बिहार में इतना होता है। फिर मध्य प्रदेश में देखते हैं गेहूँ, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, सरसों, तिल, सोयाबीन, गन्ना, कपास, तंबाकू आदि की खेती की जाती है। ठीक, जो हमारा अब अगला हेडिंग होगा हमारा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, फसलों के लिए पानी की आवश्यकता, यानी फसलों के लिए जल की मांग क्या है, इसके बारे में देखना जो हमारा चैप्टर है। तो पौधे के ठीक तथा पूर्ण विकास के लिए पानी की जो मात्रा आवश्यक है उसे फसल के लिए अनुकूलतम जल आवश्यक कहा जाता है। यानी पौधे के विकास के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे पौधे में क्या होता है, हमारा विकास करता है, ग्रो करता है, तने पत्तियां बढ़ते हैं, उसमें फिर क्या फूल लगता है, फिर फल लगता है। तो वही कहा गया, यह पानी वर्षा या सिंचाई अथवा दोनों स्रोत से प्राप्त कर सकता है। यानी जो पौधे के लिए पानी या तो सिंचाई के माध्यम से हम लोग कृत्रिम तरीके से नहर के माध्यम से या पंपिंग सेट के माध्यम से, या तो फिर हम ट्यूबवेल के माध्यम से दें, या तो हमारे कृत्रिम वर्षा हो गई, सिंचाई तो हुई दोनों तरीके से। तो जैसा संभव होता है, अगर वर्षा नहीं हो तो हम लोग ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं, या पंप सेट का, या हम लोग क्या करते हैं हैंड वो जो हमारा होता है ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं, नहीं तो इंजन वगैरह पंप सेट का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ में दिखेगा। फिर जब पौधों को केशिका क्रिया द्वारा पानी की उचित मात्रा नहीं मिल पाती है तो अथवा वाष्पोत्सर्जन, यानी कहने का मतलब जब हम खेतों में पानी मतलब पानी से सिंचाई करते हैं, वाटर उसमें खेतों में हम जब फैलाते हैं, तो वो फसलों को कम से कम क्या कहते हैं, कुछ 4 से 5 मतलब कहने का मतलब एक बीत मान लीजिए आप कुछ दूरी तक उसमें पानी हम भरते हैं, ताकि वो मतलब जो हम सिंचाई करते हैं काफ़ी दिन से चले, बार बार हमको सिंचाई न करना पड़े। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है कुछ जो हमारे फसलों की जड़ें होती हैं, किसका क्रिया द्वारा वो पानी को खींचकर जड़ों से पौधों तक, पौधों से तनों तक, पत्तियों तक पहुँचाते हैं, फूल तक पहुँच जाता है। लेकिन वो क्रिया करने में काफ़ी समय लगता है ना। तो उस समय के दौरान कुछ क्या होता है, हमारा गर्मी के कारण या वातावरण एटमॉस्फेयर के कारण पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, तो वाष्पजन के कारण उड़ जाता है। ठीक,
की दर किसी क्रिया में उपलब्ध नमी से अधिक होती है, ये पौधा मुरझाने लगता है। इसे गलनांक या विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब को हमारा क्या होता है कि जड़ें ठीक है हमने पानी भर दिया और वहाँ की भूमि क्या है रेतीली या शुष्क भूमि है, तो वहाँ का पानी बहुत जल्दी, या गर्म मौसम है तो पानी बहुत जल्दी उड़ जाता है, तो उतना जड़ें पानी खींच नहीं पाती हैं, जिससे हमारी फसल क्या होती है बहुत जल्दी जल्दी सूखने लगती है, मुरझाने लगती है। तो इसकी क्रिया को कहते हैं विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जब यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है तो पौधे अस्थायी रूप से सूख जाता है, जिसे हम अस्थायी गलनांक या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर यह क्रिया क्या कहते हैं काफ़ी समय तक ऐसे बनी रही, अगर यह स्थिति ठीक नहीं है, मौसम गर्म रहा, तो हमारी फसलें क्या होती है सूख जाती हैं। तो जो सूख जाती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अस्थायी गलनांक या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फिर दोपहर को अत्यधिक गर्मी पड़ती है तथा गर्म हवा चलने पर पौधा मुरझा जाता है। यानी दोपहर के समय जानते हैं कि लू चलती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पौधा मुरझा जाता है। परंतु शाम के समय धूप कम होने पर पौधा लहलहाने लगता है, तो इस प्रकार का पौधा मुरझाने अस्थायी गलनांक आता है। यानी जैसे हमारा क्या है मौसम क्या हुआ, धूप कड़ी हुई तो पौधा मुरझाने लगा, जैसे दोपहर के बाद धूप मतलब कम होने लगी तो हमारा जो पौधा होता है वो फिर लहलहाने लगता है। तो इस प्रकार के पौधों का मुरझाना क्या अस्थायी गलनांक कहलाता है। ठीक है, यानी जिसको कहते हैं क्या कहते हैं वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट था, जहाँ पे ये क्या होता है अस्थायी गलनांक होगा। फिर अतः फसलों को 15 से 20 दिन पर सिंचाई आवश्यक करनी चाहिए। कोई भी फसल हुई अगर उसको 15 से 20 दिन पर पानी देना चाहिए। जहाँ पे रेतीली भूमि या पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे तो और से 10 से 15 दिन के अंतर्गत पानी देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हमारा थोड़ा ग्राफ दिखाया गया है जलांश की मात्रा का, आप लोग थोड़ा ग्राफ ये देख लीजिए। ये क्या है, इसमें जो हमारा ये ऊपर वाला ये सिस्टम, ये हमारा जो ग्राफ है ये ठीक, तो जो ऊपर है फसल की बढ़ोतरी के बारे में दिया है। यानी देखिए हमारा ये कुछ ग्राफ हमारा इस तरीके से गया है, ये कुछ हमारा जो ग्राफ है इस एक कर्व के आकार का है। तो हमारा जो होता है जैसे कि ठीक है हमने अगर यहाँ तक पानी भरा तो ये हमारा का अस्थायी गलनांक हुआ, लेकिन हमने अगर यहाँ और ज़्यादा पानी भर दिया यहाँ तक तो हमारा क्या अनुकूलतम उपज, पानी की अनुकूलतम मात्रा, यानी कि हमारा ये इतना सुटेबल पॉइंट है। तो अगर हम ये क्या हमारे फसलों की बढ़ोतरी है, ठीक है, अगर हम जितना पानी बढ़ेंगे उतनी हमारी फसल क्या है ऊपर की ओर इंक्रीज करेगी। ये हमारा क्या है मृदा में जलांश की ये मात्रा है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये कितना इतना यहाँ पे ये पानी पूरा टोटल ये पानी भरा गया है। पानी की अनुकूलतम मात्रा हो गई इतना बड़ा है, ये अस्थायी गलनांक हो गया, यहाँ तक होगा यहाँ अस्थायी गलनांक, यानी यहाँ तक अगर पानी भरा रहेगा तो मतलब क्या है पौधा बहुत जल्दी सूख जाएगा, लेकिन यहाँ तक भरेगा तो पानी की हमारी उपज होगी काफ़ी हद तक ठीक रहेगी। तो ये चीज़ दिया गया है। तो आप लोग हमारी वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम एक वीडियो 2 वीडियो डाल के चले जाएंगे, हम इसे आप लोगों को पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं। जो हम स्टार्ट करेंगे, जो सब्जेक्ट जितना हो सकेगा पूरा वीडियो आपको मिलेगी। और जो लोग जेईई पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, जो प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। और ऐसा करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, जिसको अगर पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप लोग एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में आप लोग ऐड कर देंगे, ताकि हम जो है जैसे आपको पढ़ाते चलें और नोट्स प्रोवाइड करते चलें, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं नोट्स चाहिए सर, तो नोट्स आप लोगों को बराबर मिलेगी। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है फसलों के मौसम के बारे में, यानी क्रॉप सीजन है, फसलों के मौसम कौन कौन से हैं। तो फसलों का बोना, पकना तथा काटना सभी मौसम पर निर्भर करता है। फसलों की चाहे बुवाई हो कटाई हो, सब मौसम। उत्तरी भारत के दृढ़ से मौसम 2 प्रकार के होते हैं, खरीफ और रबी। ये जो 2 खरीफ और रबी, ये जो हमारे 2 क्या हैं सीजन हैं, ये फसलों के जो हमारा मौसम का है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये पॉलिटेक्निक के सिलेबस के साथ साथ जेईई के सिलेबस में भी है ये चीज़ें। अब ये हमारी जो खरीफ फसलें हैं, ठीक है, खरीफ और रबी 2 प्रकार की फसलें होती हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। खरीफ का मौसम मानसून आने के साथ ही शुरू हो जाता है। उत्तर भारत में इसकी सावनी फसल कहते हैं। यानी जब खरीफ का जो हमारा खरीफ होता है, जहाँ पर हम चावल वो मतलब वो होता है धान की हम रोपाई करते हैं, तो वो हमारा क्या है खरीफ फसल है। तो इसका मौसम क्या होता है हमारा उत्तर भारत में, इसके सावनी फसल कहते हैं। जैसे मानसून आता है तो इसकी क्या होता है, हम लोग इसकी बीज वगैरह डालते हैं, फिर इसको वहाँ से निकाल करके खेत में रोपाई करते हैं, क्योंकि इसकी बुआई श्रावण मास के आसपास की जाती है। और जो हम इसमें टॉपिक बाय जैसे हम आप इसमें हम लिख रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं, आप लोग इसको पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखिएगा, ताकि इससे अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि अगर आप पूरा इतिहास लिख देंगे तो एग्जामिनर कोई पढ़ेगा नहीं और 1 नंबर 2 नंबर देके चला जाएगा। अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे आप, कुछ गलत ही अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर को पूरा नंबर देगा। अब देखिए जो हमारी खरीफ की फसल है, इन फसलों के लिए अप्रैल से सितंबर यानी 183 दिन लिया जाता है। खरीफ की फसल रबी की फसल से अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारी खरीफ की फसल है, हमारी धान है, उसको पानी की अधिक ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो हमारा क्या है, ये अप्रैल से
मतलब कुल मिला के सितंबर, यानी हमारे का सितंबर से अप्रैल तक 183 दिन का इसमें समय लगता है। 180 से 183 दिन जैसी फसल है, ठीक। उसके बाद फिर खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? मक्का हो गया, धान, ज्वार, बाजरा, चरी, जूट, मूंगफली, अरहर, मूंग, लहसुन। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो हमारी खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, चरी, जूट, मूंगफली, अरहर, मूंग, लहसुन। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक। और ये हमको देखना है खरीफ की फसल क्या कब मतलब उसका सीजन क्या है, कहाँ से, सितंबर से अप्रैल तक। ये भी चीज़ें आपको ध्यान, 183 दिन का समय लगता है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तैयार करने में कितना समय लगता है, इसका सीजन कब से कम होता है, सितंबर से अप्रैल तक खरीफ के लिए ये होता है। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, यही सब कोई ज़्यादा जो हमारा जेईई होता है कोई वो नहीं है, उसमें बेसिक से ही पूछा जाता है, ठीक। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम इसमें चले जाते हैं। अब जो हमारा क्या है, खरीफ की फसल को गर्मी की फसल भी कहा जाता है। जो हमारी खरीफ की फसल होती है गर्मी की फसल इसको हम कहते हैं। फिर रबी की फसलें, तो इसमें क्या क्या यह मौसम के मानसून के बाद शरद ऋतु के आगमन पर शुरू होता है। यानी जैसी हमारी क्या होती है खरीफ फसल की कटाई होती है तो उसके बाद से फिर हमारा क्या होता है रबी वाली जो फसल का मौसम स्टार्ट हो जाता है। उत्तर भारत में इसे हाड़ी की फसल भी कहा जाता है। इस फसल का समय अक्टूबर से मार्च तक 182 दिन तक ले जाता है। अब देखिए सबका जो हमारा टाइम पीरियड है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हमारा रबी का क्या है, हमारा क्या है अक्टूबर से मार्च तक, और उसका हमारा सीजन क्या है सितंबर से अप्रैल तक। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, यही चीज़ें वो पूछता है, ठीक है। तो आपको ध्यान ही नहीं रहता है कहाँ से कहाँ तक सीजन कितना टाइम लगा। फिर रबी की मुख्य फसलें हमारा क्या हो गया, गेहूँ हो गया, चना, जौ, मटर, आलू, सरसों, प्याज, तंबाकू, राई, अलसी, ETC। अब ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखिए हम ये वहाँ तक का था आपके डिप्लोमा के सिलेबस में था। अब हम कुछ आपको ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो जिसको अगर आप जेईई के वालों के लिए है एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जेईई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो हम इसलिए इंक्लूड कर दिए यहाँ पे जेईई का सिलेबस थोड़ा दे दिए हैं। अब बाकी जो डिप्लोमा का सिलेबस मिल रहा है बाकी हम बताए हैं कि वीडियो अपलोड होगी, पता ही आप लोगों को। तो देखिए ये अतिरिक्त है, वहाँ पे जो उतना डिप्लोमा का अलग था या थोड़ा सा हम डाल दिए हैं जेईई का। फिर कुछ फसलें पकने में साधारण फसलों से अधिक समय लेती हैं, जिन्हें हम लॉन्गर हैवी क्रॉप कहते हैं। यानी कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि जो कहते हैं खरीफ और रबी जो होता है इसका टाइम पीरियड 182 से 100 इनसे अधिक भी समय लेती हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी फसलें हैं उसको हम देखते हैं। जैसे कि हमारा कपास हो गया, ठीक है। पहले हमारा क्या हो गया, कपास हो गया। कपास 8 मासी फसल कहलाती है, यह जून से फरवरी तक समय लेती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, उसमें पूछ लेगा 8 मासी फसल कौन सी है जेईई में, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कपास। या 12 मासी फसल कौन सी है, तो 12 मासी फसल गन्ना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड क्या है, यह जून से फरवरी तक का समय लेती है, जून से फरवरी तक का कपास का। फिर हमारा क्या है, गन्ना है। गन्ना यानी शुगर कैन जिसको हम लोग कहते हैं, कपास को कॉटन कहते हैं। यह 12 मासी फसल है कहलाती है। यह फरवरी मार्च से लेकर अगले वर्ष मार्च तक का समय लेते हैं, यानी कुल मिलाकर 12 महीने तक। यानी अगर ये फरवरी में बोई गई इस वर्ष 2021 में, तो 2022 की फरवरी में ये तैयार होगा गन्ना। यानी गन्ना का पूरा टाइम पीरियड कितना है, 1 वर्ष है, यानी 12 महीने, ठीक। और सब्जियां प्रायः सभी मौसम में उगाई जाती हैं, सबको पता होगा। दक्षिण भारत में मौसम के अनुसार 3 फसलें बोई जाती हैं। अब दक्षिण भारत में हमारा जो मौसम है उसके हिसाब से तो वर्षा ऋतु फसलें हो गया, मानसून क्रॉप हो गया, सर्दी फसलें हो गया, विंटर क्रॉप हो गया, गर्मी फसलें हो गया, ठीक। ये 3 फसलें हो गई। और हम आगे अब देखते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, अब यहाँ से हमारा समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अब हम क्या करते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग साथ साथ हो सके तो नोट्स बनाइए। अगर नोट्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिए और वीडियो को लगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए जितने लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो उतनी जल्दी वीडियो अपलोड होती है। क्या होता है कि तो इसमें क्या होता है, मनोबल बढ़ता है, ठीक है। हम उसको काम करने में हमको और वो होगा तो आप लोग जितना शेयर करेंगे, जितने लोग वीडियो में जुड़ेंगे तो उतना हम जल्दी वीडियो बनाएंगे और हम क्या कहते हैं आप लोगों को सारी वीडियो मिलेंगी जितना हो सकेगा। और आज की वीडियो समाप्त करते हैं और आप लोग इस वीडियो में बता दें कि आज शाम तक का जो हमारा सर्वे है, सर्वे का वीडियो आएगा, ठीक है। सर्वे का आएगा, हो सकेगा तो हम हाईवे का वीडियो डालेंगे, ठीक है। वीडियो